चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर वर्ष इसी चैप्टर में से, इसी अध्याय में से आपके 6 से लगा करके 10 नंबर तक के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। अभी जो हमारा 2023 की बोर्ड की जो परीक्षाएं गणित की हुई है उसमें भी इसी प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया था, जिसमें आलेखीय विधि से समीकरण का हल कीजिए और इसको आपको ग्राफ पेपर पर अंकित करना था, इसके आंसर को। ये भी प्रश्न हमारे पिछले साल आया हुआ और हर साल आगे भी आएगा। आज का जो वीडियो है उसमें हम ये कोशिश करेंगे, आपको मैं परिचय दे सकूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है, किस प्रकार का बीजीय व्यंजक लिखा होगा जिसको आप कहेंगे कि यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण युग्म शब्द है, वो 10वीं में आकर के जुड़ता है। यद्यपि हमारी कक्षा 9th के अंदर एक चर वाला रैखिक समीकरण था, लेकिन अब कक्षा 10 के अंदर दो चर वाले रैखिक समीकरण है। साथियों, आप चाहो तो मैंने एक चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर कक्षा 9th का वीडियो भी बना रखा है, तो आप मेरे इस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी अपने रिवीजन के लिए देख सकते हैं। फिलहाल हम 10वीं क्लास की बात करते हैं। रैखिक समीकरण युग्म का अर्थ क्या होता है, रैखिक समीकरण का हल कैसे ज्ञात करेंगे। हल अर्थात उसके मूल और उन मूलों की प्रकृति क्या होगी, इसका हम पता कैसे करेंगे, वो भी हम इस अध्याय में पता करने की कोशिश करेंगे। इसकी जो 3 प्रकृतियां होती है अलग अलग, उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इन प्रकृतियों के ऊपर कुछ हम प्रश्न लेंगे, उदाहरण, और उसकी आंसर भी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। साथियों, आपके लिए बहुत ही सुनहरा समय चल रहा है, गर्मी की छुट्टियां हैं। 2023-24 का जो सत्र है वो प्रारंभ हो चुका है और मैं कक्षा 10वीं वाले छात्रों या विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि आपके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब आप अपने मन से जितना समय चाहे, बिना दिमाग के ऊपर किसी प्रकार का बोझ लिए, स्वतंत्र होकर के आप गणित के विषय का रिवीजन कर सकते हैं। और अभी अगर आपने इस 1.5 महीने का जो छुट्टियों का समय है हमारा, उसका अगर सदुपयोग आपने किया, उसमें अगर आपने रिवीजन किया, तो निश्चित रूप से आपके आगे आने वाली जो परीक्षा का रिजल्ट होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। तो साथियों, मैं ज़्यादा आपका समय न लेते हुए सीधा इस वीडियो पे आता हूँ। तो सबसे पहली बात हमारी होती है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म किस प्रकार का होता है, उसको हम कैसे पता करेंगे। साथियों, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसका व्यापक रूप लिखा हुआ है। अगर आपके समक्ष a1 उसके साथ x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और उसके नीचे लिखा हुआ है a2x प्लस by b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, इस प्रकार का अगर आपके सामने समीकरण लिखा हुआ है तो आप इस समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कह सकते हैं। साथियों, 9th क्लास में हमने एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा था, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक चर होता था, दो चर नहीं थे। लेकिन 10वीं क्लास के अंदर हमारे पास दो चर है। अब आप कहोगे सर दो चर कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं साथियों, इसमें दो चर है हमारा, एक x और एक y। ये दो हमारे चर हैं। मैंने आपको पहले बताया था शायद, और अगर आपको ध्यान नहीं हो तो मैं आपको पुनः बता देता हूँ। चर और अचर राशियाँ, ये शायद आप पहले पढ़ चुके हैं। चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो ABCD का कोई भी अक्षर होता है और हमें ज्ञात नहीं होता, उसके बारे में हमें पता नहीं है कि वह निश्चित रूप से उसका मान क्या होगा, ये हमें हल करना पड़ेगा। लेकिन अचर पद वे पद होते हैं जो हमें ज्ञात होते हैं, जिनको हम ज्ञात राशियाँ भी कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, माइनस की कोई संख्या, भिन्न की कोई भी संख्या है, जिसको अपन देख के बता सकते हैं कि हाँ ये राशि संख्या है।
तो उसको हम अचर कहेंगे। और चर, अब बात हमारी मूल रूप से मैं जो आपको बता रहा था वो ये है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण हम कहेंगे किसे? दो जो शब्द लिखा हुआ उसका मतलब है दो चर, या हमारे पास x और y दो चर है। रैखिक शब्द लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि जो हमारा चर है उसकी अधिकतम घात एक होनी चाहिए, यहाँ इसकी अधिकतम घात एक होनी चाहिए। साथियों आप देखोगे कि यहाँ x के ऊपर कोई घात नहीं है, इसका मतलब ये स्वतः अंडरस्टैंड है कि यहाँ पर घात एक है। y के ऊपर भी कोई घात नहीं है, इसका मतलब भी साफ है कि यहाँ भी उसकी घात एक है। समीकरण जो शब्द है इसका मतलब ये है कि यहाँ जो भी बीजीय व्यंजक लिखा हुआ हो उसमें एक समता का चिन्ह जरूर हो। समता का चिन्ह का मतलब बराबर का चिन्ह जरूर होना चाहिए। अब जैसे ही आपके पास बराबर का चिन्ह आएगा तो हमारे पास दो पक्ष हो जाएंगे, एक इधर वाला पक्ष जिसको हम बाएं पक्ष कहेंगे और एक इधर वाला पक्ष उसको हम दायां पक्ष कहेंगे। तो जब हमारा सामने जो व्यंजक लिखा हुआ होता है उसमें दो पक्ष हो, बायां पक्ष दायां पक्ष, और वो समता के चिन्ह से जुड़े हुए हो, साथ ही साथ चाहे बाएं पक्ष में हो चाहे दाएं पक्ष में हमारे साथ में दो चर अर्थात x और y हो और उनकी अधिकतम घात हमारे पास एक हो, उस बीजीय व्यंजक को हम क्या बोलेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। साथियों आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मैं जो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप समझ पा रहे हैं। दो का मतलब दो ही होता है, चर का मतलब यहाँ पर x और y की जो मैं बात कर रहा था वो एक x है और एक y है। इसमें रैखिक जो शब्द लिखा हुआ इसका मतलब इसकी घात हमारे पास में एक एक होनी चाहिए, अधिकतम घात। इसकी घात लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब मैंने आपको बताया एक घात है निश्चित रूप से। और समीकरण का मतलब जो समता के चिन्ह यानी बराबर के चिन्ह से जुड़े हुए हो, चाहे हमारे दाएं पक्ष में शून्य ही क्यों ना हो। तो ये तो परिभाषा हो गई हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण की। अब आपके समक्ष ये लिखा हुआ है, ये हमारा व्यापक रूप लिखा हुआ है साथियों। व्यापक रूप किसका व्यापक रूप लिखा हुआ है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हमारे पास में लिखा हुआ है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हमारे पास में है और वो आप यहाँ देख पा रहे हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। और जो मैं आपको कह रहा था युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक इसी प्रकार का अगर एक व्यंजक और लिखा हुआ हो नीचे, यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस प्रकार का इसके साथ जुड़े हुए दो समीकरण अगर हमारे सामने लिखे हुए हो तो हम उसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसका व्यापक यानी इस प्रकार का जो भी हमारे पास समीकरण लिखे होंगे उन्हीं समीकरणों को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। साथियों अब आपके समक्ष या आपके दिमाग में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर ये a1 b1 c1 ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये a1 b1 और c1 ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं जो हमारे इन चरों के साथ में गुणा हो रही है या जुड़ रही है। ठीक इसी प्रकार से नीचे a2 b2 और c2 लिखा हुआ है, ये भी हमारी अचर पद हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ये इसके साथ जुड़ रही हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, चर और अचर राशियों के आपस में जोड़ भागी गुणा भाग, साथ में जो जुड़ा हुआ व्यंजक लिखा हुआ होता है उसमें एक समता का चिन्ह होता है, उसे ही हम दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो आप इस व्यापक रूप को समझ गए होंगे। अब जो हमारा अगला बात आती है वो ये रैखिक समीकरण है या नहीं, तो मैं आपको बता चुका हूँ साथियों। आपको उसी स्थिति में इसको रैखिक समीकरण मानना है, उसमें दो चर होने अनिवार्य है, यानी x और y दो होने चाहिए। इनके साथ में जो संख्याएं गुणा हो रही है, जैसे हमारे यहाँ पर इस समीकरण के अंदर a1 या b1 गुणा हो रहा है, दूसरे जो इसके साथ समीकरण लिखा हो उसमें a2 b2 गुणा हो रहा है, ये हमारे इसके साथ गुणा भी होने चाहिए। साथ ही साथ इसमें a1 बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये भी हमको ध्यान रखना है। b की जगह भी हमारे 0 नहीं होना चाहिए, ये शर्त ध्यान रखना है आपको।
अगर यहाँ A1 की जगह 0 हो गया या A2 की जगह 0 हो गया तो x के साथ जैसे ही वो गुणा होते ही वो हमारा पूरा चर है वो 0 बन जाएगा और हमारा दो चर वाली जो समीकरण की शर्त थी वो यहाँ लागू नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से B1 और B2 की जगह भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम अब आप समझ गए होंगे दो चर वाले आप समीकरण की शर्त क्या है, दो चर होने चाहिए, एक सारणी बनी हुई है, सारणी के होने चाहिए, उदाहरण लिखे और A1 B1 या A2 युग्म लिखे हुए आपके समक्ष 0 नहीं होना चाहिए। और हमें इनमें इसी व्यवस्था में चीजें पता करनी है। एक दो चर वाला रेखा A2 पता करना समीकरण कहेंगे, B1 बटा B2 पता करना, नेक्स्ट C1 बटा C2 पता करना है। अगर ये पता करने के बाद आपके समक्ष जो जो सारणी के अंदर स्थिति हो, मैंने समझने के हिसाब से आपके लिख दिए, सारणी के हिसाब से जो भी आपके समक्ष स्थितियां आए उसमें से जो जो हमारे प्रश्न बनेंगे वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। साथियों आपको करना क्या, आपको ध्यान रखना, जैसे ही आप इस पे नज़र डालेंगे तो हमारा पहला जो है समीकरण लिखा हुआ हमारा पहला, ये समीकरण लिखा हुआ हमारा 2x + 3y = 13 और इसके साथ जो अटैच में समीकरण है वो 5x - 2y = 4। साथियों मैंने अभी आपको कहा था ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये A1 और A2 वापस, तो वो आप पुनः वहाँ लौटिए। मैंने आपको बताया था समीकरण का जो व्यापक रूप था उसमें जो पहला समीकरण था उसमें x के साथ गुणा होने वाला जो भी पद था वो हमारा A1 था और नीचे वाले x के साथ गुणा होने वाला वो हमारा A2 था। ठीक इसी प्रकार से y का जो गुणांक पहले समीकरण में था वो हमारा y B2 था B1 और नीचे वाले समीकरण में y के साथ गुणा होने वाला जो भी गुणांक है वो हमारा B2 है। और ठीक इसी प्रकार से चाहे वो बराबर के निशान के इधर लिखे हुए हैं, आप इनको इधर पुनः बाएं पक्ष में पक्षांतरित कर सकते हो और C1 और C2 जो चर राशियाँ हैं, अचर राशियाँ, उनको आप पता कर सकते हो। तो आप जैसे ही अपने इस पहले समीकरण के ऊपर नज़र डालोगे तो आप देख पा रहे हो समीकरण लिखा हुआ हमारा 2x + 3y = 13। तो इसमें साथियों A1 बटा A2 क्या हो गया, ये जो पहले समीकरण में x के साथ गुणा होने वाला 2 है ये हमारा A1 हो गया। दूसरे समीकरण के साथ x के साथ गुणा होने वाला हमारा गुणांक 5 हो गया, ये 5 मैंने नीचे लिख लिया, यानी A1 बटा A2 हो गया हमारा 2 बटा 5। ठीक इसी प्रकार से B1 बटा B2 क्या हो जाएगा, इस y के साथ गुणा जो हो रहा है वो है +3, वो यहाँ आ गया हमारे। फिर दूसरा जो समीकरण y लिखा हुआ उसमें जो दूसरे समीकरण के साथ गुणा होने वाला पद है वो -2, ये नीचे लिखा हुआ, यानी B1 बटा B2 हो गया हमारा 3 बटा -2। और C1 बटा C2 ये आप अगर पक्षांतरित इधर करेंगे तो इनके आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यद्यपि ये माइनस का चिन्ह ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसने यहाँ पर दोनों संख्याओं को प्लस में मानते हुए 13/4 लिखा है। तो अब आपको पता ये करना है कि इसमें कौन सी स्थिति बन रही है, यानी स्थिति नंबर 1 मैं आपको समझा दूं पहले। यहाँ पर स्थिति नंबर 1 का मतलब मेरा ये है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। अगर ये स्थिति पहले बन रही है उस स्थिति में हमारे समक्ष 3 स्थितियां पैदा होगी। अगर आप इस समीकरण युग्म को हल करते समय इसका ग्राफ खींचेंगे तो इनकी जो भी रेखाएं आएगी वो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। इसका अगर आप हल निकालना चाहेंगे तो इसका एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब इन दोनों x और y के अलग अलग हमारे पास उत्तर आएंगे। और साथियों यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये पहली स्थिति हमारे सामने आती है तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो हल है और वो जो निकाय पढ़ा जाएगा वो हमारा संगत निकाय होगा। अगर पहली स्थिति में है कौन सा निकाय, संगत निकाय। साथियों मैं एक बार पुनः आपको दोहरा रहा हूं, आपको यह पता करना है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 ये दोनों आपस में अगर बराबर नहीं हैं उस स्थिति में हमारे सामने उस प्रश्न के 3 मूलों की प्रकृति सामने आती है। वो एक ये कि अगर आप उस समीकरण को हल करने के लिए ग्राफ के ऊपर
आलेख खींचेंगे तो उसकी रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करेगी, इसका हल एक अद्वितीय हल होगा और साथ ही साथ इसका जो हल है वो हमारा संगत निकाय है। इसको हम संगत निकाय भी बोल सकते हैं, इसका हल संगत होगा। ठीक जैसे ही हम दूसरे स्थिति के ऊपर नज़र डालते हैं तो हमारे सामने आ रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, अर्थात पहले वाले दो बराबर है, तीसरे वाला बराबर नहीं है। उस स्थिति में मैंने कहा था ग्राफ के ऊपर इसकी जो रेखाएं आएगी वो बिल्कुल आपके समांतर रेखाएं आएगी, ठीक है। और इसका अगर अपन हल निकालना चाहेंगे साथियों, इसका हल निकालेंगे तो इसका कोई हल आपके सामने नहीं आएगा, इसका कोई हल नहीं आएगा। और इस संनिकाय को हम क्या कहेंगे, असंगत निकाय नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसका, असंगत निकाय। कब, जब हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये बराबर नहीं है C1/C2 के, तब हम कहेंगे कि इसकी जो भी रेखाएं खींची जाएगी वो समांतर आएगी साथियों। समांतर का मतलब मैं आपको खींच के बता देता हूँ। जिस प्रकार से आपने ग्राफ खींचा, पहली लाइन आपके समीकरण की ये आ रही है, दूसरी लाइन आपके इसकी समांतर रेखा आएगी। इस प्रकार की रेखा आपके समक्ष आ रही है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है और इसकी दूसरी स्थिति इसमें लागू हो रही है। साथियों अगली जो हमारी तीसरी लास्ट स्थिति है उसको मैं आपको बता दूं आपको, ये है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, अर्थात तो तीनों ही बराबर हैं। उस स्थिति में हमारी जो रेखाएं होगी वो संपाती होगी। संपाती से अर्थ समझ लो आप, संपाती का अर्थ का मतलब क्या है, संपाती से अर्थ का मतलब है हमारा कि इसमें आपकी कोई भी A1/A2 लो, आप चाहे B1/B2 लो, चाहे C1/C2 लो, इन सब का मान हमारे बराबर आ रहा है, तब हम इसको कहेंगे इसकी रेखा संपाती। मैंने जैसे अभी चित्र बनाया था आपके, संपाती का मतलब अगर आपके पहले समीकरण की रेखा ये आ रही है तो दूसरी बिल्कुल इसी के ऊपर आएगी साथियों, इसके ऊपर, इसको संपाती रेखा बोलते हैं। और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और इस निकाय को भी हम संगत निकाय ही बोलेंगे। तो साथियों अब आपके साथ में समझ में बात आ गई होगी। अब मैं एक बार पुनः इस चीज़ को बताऊं कि आपके ये बोर्ड के अंदर इसके प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। साथियों बोर्ड में सीधा पूछा जाता है कि आप A1/A2, B1/B2 और C1/C2 यह दे करके आप बताइए कि एक जो प्रश्न बनता है वो रेखाओं से संबंधित बनता है कि इसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी कि समांतर होगी कि संपाती होगी। तो आपको प्रतिच्छेदी किस स्थिति में देना है मान, A1/A2, अर्थात आप इसमें सवाल में देख पा रहे हो 2/5 और 3/-2 किसी भी स्थिति में बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो आपको बोलना है इसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। 1 नंबर का सवाल है, 1 सेकंड का उत्तर है। अगर हमारे सामने दूसरी स्थिति आती है जिसमें पहले वाले दो बराबर है और लास्ट वाला बराबर नहीं है, आप देख पा रहे हो 2/3 और 4/3, इसको भी अगर आप काट के लिखोगे तो ये भी हमारा 2/3 हो जाएगा, यानी पहले दोनों बराबर है। और इसको अगर आप काटोगे तो ये हमारा 5/6 आ जाएगा, जो कि इन दोनों के बराबर नहीं है। अर्थात इसकी रेखाओं से संबंधित अगर प्रश्न पूछे तो आपको इसके उत्तर में लिखना है समांतर रेखाएं होगी। और तीसरी जो स्थिति हमारी 4/2, 6/3 और 18/9, इसको भी अगर आप काटोगे तो उत्तर हमारे यहाँ 2/1 आ रही है। इसको काटोगे तो 2/1 और इसको भी काटोगे तो 2/1, यानी तीनों ही बराबर आ रही है। अगर तीनों बराबर आ रही है इसका मतलब इसकी रेखाएं अगर आपको पूछे तो आपको उत्तर देनी है संपाती, यानी एक दूसरे के ऊपर स्थित होगी। तो अब शायद आप समझ गए, रेखा से संबंधित अगर आपको एक प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो 1 नंबर का प्रश्न आपके किसी भी सूरत में गलत नहीं होना चाहिए। साथियों मैं आपको एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, आपको करना क्या है, सिर्फ आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को ज्ञात करना है। और ये तीनों स्थितियाँ जो आपके सामने हैं इसको बिल्कुल दिमाग के अंदर इसकी तस्वीर आप फिर बैठा लीजिए कि आपको इन तीनों
का पता करने के बाद ये पता करना है कि इसमें कौन सी स्थिति मेरे लागू हो रही। पहली स्थिति आंसर आपका होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। अगर दूसरी स्थिति आ रही है जिसमें पहले दो बराबर है और लास्ट वाला बराबर नहीं है, रेखाएं समांतर आएगी। और अगर तीसरी स्थिति आ रही है तो आपको लिखना है रेखाएं संपाती होगी। साथियों मैं आपको बता दूं, इसमें एक नंबर का सवाल इसमें और अलग तरीके से पूछा जाता है, और वो ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ये आप बताइए कि इस समीकरण के हल अद्वितीय होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, या इसके अनेक हल होंगे। तो साथियों इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ लाइनों को नहीं गिना गया है, इसमें सिर्फ प्रश्न को अलग तरीके से पूछा है। लेकिन हमको एक ही बात ध्यान रखनी है, यही तीनों चीज़ें हमको स्थितियाँ याद रहनी चाहिए। अगर इसमें पहली स्थिति हमारे सामने आती है तो हम कहेंगे इसका अद्वितीय हल होगा। अगर दूसरी स्थिति आती है तो हम कहेंगे इसका कोई हल नहीं है, उत्तर देंगे। और अगर तीसरी स्थिति आपके सामने आती है तो आप कहोगे इसके अनेक हल होंगे। साथियों इसमें एक प्रकार का और प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर का, और वो प्रश्न है कि इसका जो निकाय है वो संगत है या असंगत है। संगत या असंगत, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, और ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और उसमें भी आपको ठीक इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए आप A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इसकी तुलना करके आप बताइए कि इसका जो हल है या ये जो निकाय लिखा हुआ है वो संगत है या असंगत है। तो साथियों आपको संगत कब लिखना है? जब आपके सामने पहली वाली स्थिति हो जिसका अद्वितीय हल आ रहा है, और एक अंतिम वाली स्थिति हो जिसमें अनेक हल आ रहे हैं। यानी हमारे पास जिसके भी हल आ रहे हैं उसको हम संगत निकाय कहेंगे, और केवल दूसरी जो स्थिति है जिसमें हमारा कोई हल नहीं है उस वाली स्थिति में हम उत्तर लिखेंगे असंगत। तो आपको अच्छी तरह से सारणी के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि हम ये कैसे पता करेंगे। अगर रेखाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो उसका पता कैसे उत्तर लिखेंगे, हल अगर पूछे जाते हैं तो उत्तर कैसे देंगे, और निकाय संगत है या असंगत है ये भी पूछा जाता है तो भी हम इसके उत्तर आराम से दे सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, तीनों ही प्रश्नों के उत्तर के अंदर मात्र आपको एक ही काम करना है कि आपके जो ये समीकरण लिखे हुए हैं, ये जो समीकरण आपके सामने लिखे हुए हैं ये वाले, इन समीकरणों का ये पता करना है कि A1/A2, B1/B2, C1/C2। और ये मैं बता चुका हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। A1 का मतलब हमारा पहले समीकरण में x का गुणांक, A2 का मतलब नीचे वाला जो समीकरण है उसमें x का गुणांक, ऊपर वाले में जो y के जो दोनों गुणांक है, ऊपर वाला B1 नीचे वाला B2, और C1/C2 ये जैसे बराबर के चिन्ह के इधर लिखे हुए हैं, आप इसका पक्षांतरण इधर कर सकते हैं, माइनस में इसका मान आएगा, कोई समस्या नहीं है। उसको आप C1/C2 के रूप में लिखिए, और फिर ये पता करने की कोशिश कीजिए हमारे तीनों में से कि हमारी कौन सी स्थिति है। तो आपको जैसे ही ये तीनों स्थितियां पता चलेगी तो आप 1 नंबर का सवाल, मुझे पूरा विश्वास है कि आप गलत नहीं करेंगे। अब हम आगे इसके ऊपर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसका भी हम अभ्यास करेंगे, ताकि आपको आराम से ये चीज़ समझ में आ सके, परीक्षा में आप इसको आराम से कर सको।